अ वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूं वो आमतौर पर डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होता है। अगर आप डायबिटिक्स को दो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करें तो आधे लोग उस बकेट में जाते हैं जिस बकेट में लोग बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट होते हैं, और आधे लोग उस बकेट में जाते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्शियसनेस, एंग्जाइटी और उनमें इतनी ज़्यादा घबराहट होती है अपनी इस कंडीशन को लेकर कि वो सिवाय नंबर्स चेज़ करने के कुछ और नहीं करते। यानी सोते बैठते उठते जागते आप अपनी डिनर टेबल पे, लंच टेबल पर जब बैठते हैं तो आपको हर खाने में सिर्फ ये दिखता है कि मैं अब ये जो अगला निवाला खाने वाला हूँ इससे मेरी ब्लड शुगर पर क्या असर होने वाला है। क्या एक्चुअली आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि आपको 24/7 कुछ और नहीं, सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए? आज इस विषय पे हम एक निगाह डालेंगे ताकि आपको एक अच्छी इंसाइट मिल सके और आने वाले समय में आप अपनी डायबिटीज़ का मैनेजमेंट एक अच्छी और स्वस्थ अप्रोच के साथ कर सकें। अब तक आपने हमारे एपिसोड्स देखे होंगे तो ये ज़रूर जाना होगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसके डेवलप होने में बहुत सारे साल लगते हैं। आपकी बॉडी लंबे समय तक संघर्ष करती है उन सारी एबनॉर्मलिटीज से या उन डिस्टर्बेंस ऑफ ऑल दी बैलेंसेस विद इन द बॉडी। जब बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है तब आपकी ब्लड शुगर डिटेक्ट होना शुरू होती है, और उस दिन से आपका नया मैनेजमेंट का फेज शुरू होता है जिसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले मेडिकेशन, दूसरा आपकी डाइटरी हैबिट्स, तीसरा आपकी लाइफस्टाइल, यानी आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हैं, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के साथ जिस दिन से आपका ये मैनेजमेंट शुरू होता है आप अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन उस नई ज़िंदगी के शुरुआत होने के बाद बहुत से लोग उस चिंता के फेज से गुजरते हैं जहां वो इतनी ड्रास्टिक अप्रोचेस लेने लगते हैं जो उनके लिए आमतौर पर लॉन्ग रन में काफ़ी नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती हैं। सबसे पहला एक बड़ा टिपिकल बिहेवियर डायबिटिक्स में देखा जाता है, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल में सिवाय डायबिटीज़ मैनेजमेंट के और कुछ भी नहीं सोचते। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट होते हैं, यानी जिनको लंबे समय तक अपने टेस्ट्स नहीं कराना, अपनी ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग नहीं करना, जो मन में आए उस तरह का डाइटरी पैटर्न फॉलो करना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं होना, वो लोग आमतौर पर उस दिशा में अग्रसर हो जाते हैं जहां बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और दूसरी कंडीशन से वो पीड़ित होते हैं, और डायबिटीज़ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सता सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उन लोगों की बात करें जो बेहद डिसिप्लिन्ड होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से पीड़ित होते हैं और अपनी डिजीज़ को वो इस तरह से लेते हैं कि यदि अगले 1, 2, 4 घंटे की अप्रोच में भी अगर वो मैनेज करने में कुछ चूक गए तो उनके साथ कुछ बहुत बड़ी घटना हो सकती है या वो किसी बहुत ही गंभीर स्थिति का शिकार हो सकते हैं, जबकि आमतौर पर स्थिति इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। और आपको यही समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तब आप एक नंबर चेज़र बनते हैं, यानी आप एक डिफाइंड रेंज में, फॉर एग्जांपल यदि आप अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की रेंज को देखें तो 5.7 to 6.4 में आप प्री डायबिटिक होते हैं और 6.4 एंड अबव आपको डायबिटिक्स में क्लासिफाई किया जाता है, और 5.7 के नीचे आप एकदम ठीक होते हैं। ऐसे बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस लोगों में ये देखा जाता है कि इवन व्हेन यू आर विद इन द रेंज तब भी आप इतने ज़्यादा घबराई अवस्था में होते हैं कि आप अगर 5.5 से 5.6 भी होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपका सारा अस्तित्व हिल गया है, या ऐसा होने से आप बहुत गहरे संकट में फंसने वाले हैं। तब आप एक नंबर चेज़र बन जाते हैं। दूसरा, यदि आप 24/7 सिर्फ अपने खाने की प्लेट में, अपने एक्सरसाइज करने के पैटर्न में, अपने स्लीप पैटर्न में, आप कई बार इतना ज़्यादा डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में इतना गहरे चले जाते हैं कि आपको खुद ये एहसास नहीं होता कि डायबिटीज़ में आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका स्लीप मैनेजमेंट, आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों पर उस स्ट्रेस का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आपकी स्थिति कई बार ऐसे कारणों से आपको अजीब लगने लगेगी कि मेरी शुगर बढ़ के क्यों आ रही है, या मेरी नींद क्यों डिस्टर्ब हो रही है, या मैं कहीं स्ट्रेस ईटिंग के बिहेवियर में दोबारा तो नहीं लग गया। ऐसी सारी चीज़ों को यदि आप करने लगते हैं तब आप ऐसे फेज़ में जाते हैं जहां आप एक ओवर ट्रीटमेंट की दिशा में अग्रसर होते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, और ख़ास तौर पर यदि आप देखें कि आप किसी ऐसे मेडिसिनल रिजीम में अगर हैं, फॉर एग्जांपल
यदि आप सल्फोनिल यूरिया या इंसुलिन जैसे मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तब आपके साथ ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि आप किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां पर आपकी स्थिति सुधरने की बजाय ख़राब हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप सल्फोनिल यूरिया जैसा कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो आपका इंसुलिन सेक्रीशन में, बेसिकली सेक्रेटिव गॉग्स होने की वजह से वो आपके इंसुलिन सेक्रीशन में आपकी मदद करते हैं, और साथ ही साथ यदि आप खुद अपनी डाइटरी पैटर्न को एकदम से ड्रास्टिकली चेंज करते हैं, किसी वजह से आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, या आप मेडिसिन खाते हैं विदाउट खाना खाए, या कई बार आप इस तरह के डाइटरी रेजिम्स को फॉलो करते हैं जो कि आपके डोजेज के एडजस्टमेंट से कम्प्लीटली ऑपोजिट होते हैं। यानी जब भी कोई डोज आपके साथ टाइट्रेट की जाती है तो उसमें यह देखा जाता है कि आपका डाइटरी पैटर्न क्या है। यदि आप उसमें बहुत ही ड्रास्टिकली कोई नेगेटिव चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सीवियर रिडक्शन किया, तो आपकी सल्फोनिल यूरियाज जो हैं आपको बहुत तकलीफ दे सकते हैं। यानी आपको ऐसी कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ सकता है। कभी आप अगर दिन में 1 या 2 डोज उसकी लेते हैं, कभी रात के समय अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, आपको हो सकता है चक्कर भी आ सकते हैं, या ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां वीकनेस और ऐसे डिजीनेस या ऐसी कई चीज़ों का अनुभव करते हैं जो लो ब्लड शुगर की कंडीशन में आपको होती हैं। ये उस कंडीशन से कहीं ज़्यादा वर्स होती हैं जो आपको 10 या 20 या 25 शुगर हाई होने की वजह से होती हैं। यानी शुगर का बहुत नीचे चला जाना आपके लिए कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए तो आप इवन कोमा में भी जा सकते हैं। कई बार बहुत सीरियस कंडीशंस भी आ सकती हैं। सेम कंडीशंस बन सकती हैं इंसुलिन के साथ, क्योंकि इंसुलिन की डोज आपकी बहुत ही प्रॉपरली टाइट्रेट करके आपको दी जाती है, और यदि आप एक टाइप 2 डायबिटिक हैं तो इस बात की संभावना है कि आप किसी न किसी ड्रग या किसी दूसरी यानी किसी टैबलेट या किसी भी तरह के ड्रग, हो सकता है मेटफॉर्मिन हो, सल्फोनिल यूरिया हो, DPP-4 हो, किसी भी किस्म के दूसरे ड्रग्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन में आपको इंसुलिन का एक टाइट्रेटेड डोज दिया जाता है। और यदि उस मेडिसिनल रिजीम के चलते भी यदि आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसे परिवर्तन अपनी लाइफ में लाते हैं, तो उन मेडिसिन का जो टाइट्रेशन है वो एक तरह से गलत साबित होता है, और आपको सडनली हाइपोग्लाइसीमिया जैसी चीज़ों का अनुभव करना पड़ सकता है। ओवर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ हमेशा नुकसानदायक सिद्ध होता है। मेरे कहने का अर्थ बहुत सिंपल है, यदि आप अपनी डायबिटीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं तो आप ज़रूर उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप एक प्री डायबिटिक रेंज में हैं 5.7 to 6.4 की, अगर आप 5.7 या 8 से 5.9 चले जाते हैं या 6 चले जाते हैं तो इससे कोई आसमान नहीं टूटता। अगर आप इन रेंजेस को भी देखेंगे तो दे आर नॉट रिटन इन ब्लड एंड स्टोन, राइट। ये रेंजेस भी कहीं ना कहीं किसी मेटा एनालिसिस के बेसिस पर बनाई गई हैं। यदि आप गाइडलाइंस में अलग अलग गाइडलाइंस को ही देख लें तो आप खुद इस बात पर ताज्जुब करेंगे कि आखिर मुझे फॉलो करना क्या है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द लोअर गाइडलाइंस, विच मीन्स अगर आप ADA की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो 5.7 to 6.4 इस प्री डायबिटिक, 5.7 के नीचे रहना आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और यदि आप 5.6 या 7 या 8 हो जाते हैं तो आपको कोई ऐसा असर नहीं होने वाला है जिसकी वजह से आप अचानक यू विल फेस सम वेरी डायर कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सीड करते हैं, आप नेग्लिजेंट हो जाते हैं और आप 9-10 का अगर HbA1c मेंटेन करेंगे तब आपको ज़रूर नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ADA के अलावा भी दूसरी गाइडलाइंस को देखें, फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की जो गाइडलाइंस हैं उसमें तो वो 7 to 8 की गाइडलाइन देते हैं कि यूजुअली ये एक हेल्दी रेंज है। इसके अंदर यदि आप मेंटेन करते हैं तो आप एक स्वस्थ दिशा में हैं। मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि यदि आप ज़रा से भी बेफिक्री की वजह से या किसी लैक्सिटी की वजह से अगर आप एक हायर A1C की तरफ जाने की संभावना से भी यदि आप चिंतित रहते हैं तो आपको हमेशा लोअर रेंजेस को मेंटेन करना चाहिए। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि यदि हम फॉलो करें तो हमको ADA की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अगर आप मेडिकेशन में विश्वास करते हैं तो मेडिकेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि मेडिकेशन आपको सपोर्ट ज़रूर करता है, बट एट द सेम टाइम यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं तब आपको मेडिकेशन पर डिपेंडेंस कम करना चाहिए और ये कमिटमेंट करना चाहिए कि इस लाइफस्टाइल से मैं बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करूँगा। और ये सारी जितना टाइट्रेशन आप करते हैं वो हमेशा अपने फिजिशियन के
डिस्कशन के बाद ही कीजिए, क्योंकि आपके फिजिशियन आपसे सबसे पहले ये इस बात को ज़रूर पूछेंगे कि आपका अपना डाइटरी रेजीम, एक्सरसाइज का रेजीम, आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, आपको कोई दूसरी कंडीशन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आपसे बहुत सारी चीज़ों का आपका वेट कितना है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों से उसका काफ़ी कोरिलेशन होता है, और उसको यदि आप एक डिफरेंट रेजीम से मेंटेन कर सकते हैं तो अपने फिजिशियन से डिस्कस करने के बाद ही अपनी मेडिसिन को टाइट्रेट करवाएं। और पीरियोडिकली जैसे जैसे आप अपने नतीजे लेकर आते हैं तो अपने ब्लड शुगर के रिजल्ट्स को या HbA1c के रिजल्ट्स को अपने फिजिशियन से डिस्कस कीजिए। अगर आपको आवश्यकता है अपनी डोज बढ़ाने की तो फिजिशियन से ज़रूर पूछिए और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मेडिसिन से कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप एडजस्टमेंट अपना लाइफस्टाइल से अच्छा कर पा रहे हैं और आप ब्लड शुगर को काफ़ी नीचे की रेंजेस में मेंटेन कर रहे हैं, तो इमीडिएटली गो टू योर फिजिशियन एंड आस्क देम फॉर रिड्यूसिंग योर मेडिसिन। अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो कोई भी फिजिशियन आपको कभी भी ओवर मेडिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा, स्पेशली क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया और जो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लोअर शुगर के या ओवर ट्रीटमेंट के, वो कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। कई रिसर्चेस में भी ये पाया गया है, जब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं डायबिटीज़ का, और बहुत ज़्यादा, मैंने कई लोगों के साथ मेरा एक डिस्कशन एक्सपीरियंस रहा है, जो लोग कई बार 5.2 पर हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मैं 4.8 पर कैसे जा सकता हूँ। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी ड्रास्टिक। जब आप इस कंडीशन में अगर चले जाते हैं तब आप ओवर ट्रीटमेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगर फिजिशियन की गलती नहीं है तो इसमें पार्शियली आपकी भी गलती हो सकती है। इंसुलिन की डोजिंग में काफ़ी हद तक ये डिसीजन आपको पहले तो बताया जाता है कि आपको इतनी डोज के आसपास से शुरू करना चाहिए, और 1 यूनिट प्लस या माइनस कई बार कैलकुलेशन, स्पेशली टाइप 1 के केस में तो ये कैलकुलेशन पेशेंट्स के हाथ में दे दिया जाता है कि अगर आपको लगता है आप 40 या 50 ऊपर चल रहे हैं तो आपको 1 यूनिट बढ़ाना चाहिए या वगैरह वगैरह। ये जब आप एक डिसीजन डेलीगेट करते हैं तब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट्स बहुत रिस्पॉन्सिबली इस बात को मानेंगे और बहुत ज़्यादा चेंजेस किए बिना अपनी डोजेस का एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एंग्शियस होने की वजह से आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो आपको हमेशा लंबा नुकसान हो सकता है। और ये बात हमेशा मानकर चलिए, एजिंग को आप कभी भी रोक नहीं सकते। डायबिटीज़ का प्रोग्रेशन एज के साथ ग्रेजुअली आता है और ये आएगा, लेकिन आपकी अच्छी हैबिट्स, आपका अच्छा डाइटरी, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट का रेजीम, मेडिकेशन का सपोर्ट आपको बहुत लंबे समय तक डायबिटीज़ के कारण होने वाले दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स से बचा कर रखेगा, एंड यू विल लीड अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यू विल डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, यानी आप अपनी समस्या के प्रोग्रेशन को धीमा ज़रूर कर सकते हैं। ये करने के लिए यदि आप एक कंसिस्टेंसी लाएं अपनी लाइफस्टाइल में, और अपनी जो भी आपके इंटरवेंशंस होते हैं, चाहे वो मेडिकेशन हो, डाइट हो, स्लीप पैटर्न्स हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, वगैरह वगैरह, अगर आप इनमें एक कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं, एक रूटीन लेकर आते हैं, तब आपका मेडिकेशन इट वर्क्स लाइक अ हार्मनी। यानी आप इतने प्रेडिक्टेबल रेंज में आते हैं कि आप समझ जाते हैं कि आप अगर एक एक्स क्वांटिटी में एक एक्स फूड खाते हैं तो आपकी शुगर कितनी आएगी। यू विल बिकम वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल अबाउट योर व्हाट यू से दी ब्लड शुगर बिहेवियर। आपके मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप क्या करते हैं तब क्या क्या होता है। जिस दिन आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, आप डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, और आप बहुत रीएश्योर्ड रह सकते हैं कि यदि आप एक अच्छी रेजिम पर चलेंगे तो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है उन्हें भी इस जानकारी से कुछ फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।